पृथ्वी से करीब 600 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में एक रहस्यमय विमान की गतिविधियों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। चीन के इस अंतरिक्ष यान ने स्पेस में एक ऐसा ऑब्जेक्ट छोड़ा जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर अब स्पेस की तरफ चली गई। अमेरिकी एयरफोर्स हरकत में आ गई। रूस की स्पेस एजेंसी भी उस ऑब्जेक्ट की असलियत को जानने में लग गई। किसी ने कहा वो सैटेलाइट है तो किसी ने कहा कि सेंसर है, लेकिन जब उसकी विस्फोटक सच्चाई सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। एक अलग तरह के महायुद्ध की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सवाल उठने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतरिक्ष को युद्ध का मैदान बनाने की तैयारी चल रही है। क्या धरती के बाद अब महायुद्ध की तैयारी आसमान में हो रही है? और क्या है चीन का स्पेस में छोड़ा गया वो रहस्यमय ऑब्जेक्ट? जवाब इस रिपोर्ट में। दरअसल 22 जून 2026 को न्यूजीलैंड में लगे एक शक्तिशाली रडार ने पृथ्वी की कक्षा में एक अजीब सी गतिविधि दर्ज की। उस रडार को एक ऐसी वस्तु दिखाई दी जिसका कोई रिकॉर्ड पहले मौजूद नहीं। ना तो ये कोई सैटेलाइट थी, ना ये किसी सैटेलाइट का मलबा था। ये बिल्कुल नया ऑब्जेक्ट था जो इससे पहले स्पेस में नहीं देखा गया था। इस ऑब्जेक्ट के दिखने के बाद डेटा खंगाला गया, पुरानी फाइलें देखी गई और फिर जो नतीजा सामने आया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये चीन का सबसे रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट है। ना इसकी असली तस्वीर दुनिया के पास है, ना इसकी असली क्षमता का अंदाजा किसी को है, ना ही चीन इसके किसी मिशन के बारे में कुछ बताता है। ये एक ऐसा विमान है जो रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है और मिशन पूरा होने के बाद सामान्य विमान की तरह रनवे पर उतर आता है। इस रहस्यमय विमान ने पहली उड़ान 2020 में भरी। अपने दूसरे मिशन में ये करीब 276 दिन अंतरिक्ष में रहा। तीसरे मिशन में 9 महीने तक ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहा और अब ये अपने चौथे मिशन पर है। कुल मिलाकर ये विमान लगभग 700 दिन अंतरिक्ष में बिता चुका है और इन 700 दिनों में इसने क्या किया ये किसी को नहीं पता। यानी अगर किसी देश की सैटेलाइट्स खत्म कर दी जाएं तो उसकी सेना अचानक अंधी और बहरी हो जाएगी। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश भविष्य के युद्ध को लेकर पूरी तरह अंतरिक्ष पर फोकस कर रहे हैं। देखा जाए तो दुनिया की तमाम सैन्य ताकतें पूरी तरह सैटेलाइट्स पर निर्भर हैं, फिर चाहे वो कम्युनिकेशन हो, जीपीएस हो या न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ही क्यों ना हो। रूस ने 2021 में अपने ही एक सैटेलाइट को मिसाइल से नष्ट कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अमेरिका भी पहले से ए-सैट क्षमता रखता है। चीन ने भी 2007 में अपने एक पुराने मौसम उपग्रह को मार गिराकर दुनिया को चेतावनी दे दी थी कि वो भी स्पेस वॉर में पीछे नहीं। एक साथ इतने घातक हमले किए जाएंगे कि दुश्मन के पास जवाब देने का मौका भी नहीं बचेगा। सबसे पहले उसकी सैटेलाइट्स खत्म की जाएंगी, फिर उसके एयरबेस उड़ाए जाएंगे और उसके बाद न्यूक्लियर साइट्स तबाह की जाएंगी और आखिर में बड़े शहरों को निशाना बनाया जाएगा। यहां तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी खतरे में आ सकता है। पूरी दुनिया की संचार व्यवस्था ठप पड़ सकती है, जीपीएस बंद हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम प्रभावित हो सकता है, मौसम की भविष्यवाणियां रुक सकती हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी अचानक बदल सकती है। बात करते हैं चीन की सीक्रेट वॉर तैयारियों की। आमतौर पर किसी भी देश की सेना जमीन, समंदर और आसमान में युद्ध का अभ्यास करती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि कभी जंग की नौबत आए तो दुश्मन से निपटा जा सके। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि किसी सेना ने समुद्री युद्ध का अभ्यास एक निर्जन रेगिस्तान में किया? सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन चीन ऐसा कर रहा है। वो बहुत ही सीक्रेट तरीके से समुद्री युद्ध की तैयारी में है और अमेरिका को कानो कान खबर तक नहीं, क्योंकि अमेरिका की नजरें दक्षिण चीन सागर पर हैं, जबकि चीन की नेवी एक रेगिस्तान में डेरा डालकर बैठी है। वक्त दोपहर करीब 2 बजे। जगह तकलामान रेगिस्तान, चीन। इस बार चीन ने अमेरिका के अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर की रेप्लिका बनाई और शिनजियांग के रेगिस्तान में उसे मिसाइल से उड़ा दी। शायद दुनिया को कभी पता भी नहीं चलता कि चीन रेगिस्तान में समुद्री युद्ध का अभ्यास कर रहा है, अगर सैटेलाइट तस्वीरों ने उसका राज नहीं खोला होता। आपको बता दें कि चीन का तकलामकान रेगिस्तान दुनिया के सबसे निर्जन और खतरनाक इलाकों में से एक माना जाता है। यहां पर इंसानों की मौजूदगी बेहद कम है, इसलिए चीन ने इसे अपने गुप्त सैन्य प्रयोगशाला में बदल दिया है। यहां मिसाइलें दागी जाती हैं, नए हथियारों की परीक्षा होती है और दुश्मन के खिलाफ युद्ध की रिहर्सल की जाती है।
अब सवाल उठता है कि चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? उसे आखिर रेगिस्तान में समुद्री युद्ध अभ्यास की क्या जरूरत पड़ गई? समुद्र में अभ्यास करने के लिए उसके पास हजारों किलोमीटर लंबी तटरेखा है, फिर रेगिस्तान ही क्यों? दरअसल चीन किसी काल्पनिक दुश्मन से लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा है। वो जानता है कि इंडो पैसिफिक में अगर कोई बड़ा युद्ध हुआ तो उसके सामने अमेरिका होगा, जो अपने सबसे आधुनिक युद्धपोतों के साथ जंग में उतरेगा। इसलिए चीन ने समुद्र के बजाय रेगिस्तान को अपने गुप्त अभ्यास का ठिकाना बनाया। खास तौर पर उसका अर्ले बर क्लास डिस्ट्रॉयर, यही जहाज एयर डिफेंस देता है, बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकता है, दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करता है और यही जहाज अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की ढाल बनकर उसके चारों ओर सुरक्षा कवच तैयार करता है। अब बात पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, जो इन दिनों जन विद्रोह की आग में जल रहा है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, हजारों लोग सड़क पर हैं। अब उन्हें ना फौजियों का डर है, ना ही उनकी गोलियों का। अब तो उन्हें किसी भी कीमत पर चाहिए पाकिस्तान के जुल्म से आजादी, जिसे वो हर हाल में लेकर रहेंगे। तो क्या पड़ोसी देश में 1971 वाला इतिहास दोहराया जाएगा? आखिर इस्लामाबाद का सिंहासन क्यों डोल रहा है? इस खास रिपोर्ट से समझिए। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है? तो क्या पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है? सवाल है कि आखिर पीओके में यह आग क्यों लगी है? आक्रोशित जनता की डिमांड क्या है? पूरा विवाद वहां की असेंबली में 12 आरक्षित सीटों को लेकर। 53 सदस्यों वाली असेंबली में ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए हैं जो कश्मीर से होने के बावजूद पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। इन्हीं आरक्षित सीटों का विरोध JAAC यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और दूसरे संगठन कर रहे हैं। JAAC और अन्य संगठन आरक्षित सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इनका मानना है कि आरक्षित सीटों के जरिए इस्लामाबाद अपना वर्चस्व इस इलाके में स्थापित करना चाहता है। अब तक 25 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पीओके में 14,000 अतिरिक्त फोर्स लगाई गई, 6,000 से ज्यादा फ्रंटियर कांस्टेबल तैनात किए गए, 5,000 पाकिस्तानी रेंजर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। इस्लामाबाद पुलिस के 2,000 जवान भी भेजे गए। इनके अलावा सिंध पुलिस के 1,000 जवानों की तैनाती हुई। अब आपको बदलते भारत की नई तस्वीर दिखाते हैं। इस नई तस्वीर का संबंध भारतीय रेलवे से है। रेलवे में समय समय पर होने वाले बड़े बदलावों से है। आप इस बदलाव को ऐसे समझिए कि बहुत जल्द भारतीय रेलवे में अब हाइड्रोजन ट्रेन शामिल होगी, जो ना तो शोर करेगी और ना ही धुआं छोड़ेगी। उससे किसी भी तरह का प्रदूषण भी नहीं होगा। इसके जरिए डीजल आयात वाली निर्भरता भी तेजी से कम होगी। लेकिन कहते हैं कि हर सफलता से पहले चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और भारत जब रेलवे से लेकर सड़क परिवहन तक ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ कदम बढ़ा रहा है, तब चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, यही जानने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। यही है भारतीय रेलवे में वो नई क्रांति जो पटरी पर उतर चुकी है और नीले सफेद रंग में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही। इसका नाम है नमो ग्रीन रेल, जो कि पूरी तरह से हाइड्रोजन पावर्ड और प्रदूषण रहित ट्रेन, जिसने अपना अंतिम हाई स्पीड ट्रायल हरियाणा के जींद से सोनीपत सेक्शन पर पूरा किया। ट्रेन ने इस परीक्षण में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार हासिल की। माना जा रहा है कि इस सफल परीक्षण के बाद इसे लॉन्च करने की तारीखों के बारे में रेलवे मंत्रालय की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला भी ले लिया जाएगा। क्योंकि ये ट्रेन पारंपरिक डीजल इंजन और ओवरहेड बिजली की लाइनों से नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस से चलेगी, तो ये कारनामा कैसे होगा, ये पूरा सिस्टम कितना अलग है, ये जानकारी भी दिलचस्प है। पहली बात तो यह है कि इसे चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस को ट्रेन के अंदर ही हाई प्रेशर सिलेंडर्स में स्टोर किया जाएगा। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा। इस रिएक्शन से बिजली पैदा होगी जो ट्रेन की मोटर को पावर देगी, यानी ट्रेन इसके जरिए अपने लिए बिजली खुद पैदा करेगी। इस प्रक्रिया में धुआं या जहरीली गैस नहीं निकलेगी, सिर्फ पानी की भाप निकलेगी, यानी ये ट्रेन जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली होगी
और इसके जरिए भारतीय रेल के इतिहास में एक नई और हरित क्रांति की शुरुआत होगी। यह सब कुछ एक महत्वपूर्ण हाइड्रोजन फ्यूल सेल डिवाइस के जरिए होगा। यह भी ट्रेन में ही इंस्टॉल होगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए 3 कोच डेडिकेट किए गए। इसमें हाइड्रोजन स्टोरेज की व्यवस्था के साथ साथ फ्यूल सेल सिस्टम, बैटरीज और कंट्रोल सिस्टम भी लगा होगा। यह बैटरी सिस्टम एनर्जी को साथ साथ स्टोर भी करता रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन को 1200 हॉर्स पावर इंजन की शक्ति मिलेगी। आपको यह भी बता दें कि इस ट्रेन में यात्रियों के लिए 8 कोच होंगे। एक बार में 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखेगी। शुरुआत में यह ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। बाद में ऐसी कई और ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में रेलवे की पटरियों पर दौड़ेंगी। इस ट्रेन के संचालन को मंजूरी मिलने के साथ ही भारत, अमेरिका, जर्मनी और चीन समेत उन टॉप देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रखकर ऐसी सेवा पहले से ही दी जा रही है। Hydrogen train, there are only 4 countries in the world which have been able to develop a hydrogen train, and most of the countries have developed trains with the capacity of about 500-600 horsepower. We in India decided to take that as a challenge, and we have developed successfully using our own engineers, using our own talent, a hydrogen train which is 1200 horsepower. At this point of time, the highest capacity hydrogen train. इतना कुछ जानने के बाद आप शायद सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन के लिए तो प्लांट्स की भी जरूरत होगी। तो हरियाणा के जींद में ही एक हाइड्रोजन प्लांट भी बनकर तैयार है। इस प्लांट में इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से हाइड्रोजन बनाई जाएगी। इस प्रक्रिया में पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। इस प्लांट की स्टोरेज क्षमता 3000 किलो तक होगी। इसके अलावा रिफ्यूलिंग स्टेशंस भी बनाए जा रहे हैं ताकि ट्रेन को सुरक्षित तरीके से फ्यूल किया जा सके। दूसरा प्रश्न सुरक्षा को लेकर उठता है, क्योंकि हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होती है। इसके रखरखाव में थोड़ी सी भी चूक बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। तो मेड इन इंडिया इस ट्रेन में इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस ट्रेन में कई तरह के सेफ्टी सिस्टम लगाए गए हैं। लीक डिटेक्शन फ्लेम सेंसर्स हैं। प्रेशर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। यात्रियों की सुरक्षा प्रथम वाले अप्रोच पर यह ट्रेन बनाई गई है। हाँ, एक और बात, इस ट्रेन के जरिए ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर नई इकोनॉमी क्रिएट करेगा। भारतीय रेलवे को 35 हाइड्रोजन ट्रेन बनाने के लिए लगभग 2800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और मेंटेनेंस हर लेवल पर रोजगार पैदा होंगे। डीजल पर निर्भरता कम होगी। एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी, क्योंकि यह सारा खेल पानी पर आधारित होगा। तो हम यह भी बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन पर लगभग 9 लीटर शुद्ध डीमिनरलाइज्ड पानी खर्च होता है, यानी वो पानी जिसके मिनरल्स निकालकर अत्यधिक शुद्ध बनाया जाता है। भारत जैसे देश में जहां पहले से ही पानी की कमी है, वहां शुद्ध पानी का इतनी बड़ी मात्रा में उपयोग करना पर्यावरण के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। हालांकि सरकार का दावा है कि यह जरूरत आसानी से पूरी कर ली जाएगी। असल में सरकार हाइड्रोजन को भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में देख रही है। दुनिया भर में हाइड्रोजन पदार्थ की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल के आयात वाली निर्भरता को कम करना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हाइड्रोजन ट्रेन अब देश के सामने है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सड़क परिवहन मंत्रालय भी 10 प्रमुख मार्गों पर हाइड्रोजन बसों और ट्रकों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है।
नागपुर में एक हाइड्रोजन का पंप और हाइड्रोजन पर चलने वाली 2 बसेस, इसका पायलट प्रोजेक्ट एक 3 महीने में हम नागपुर में शुरू करेंगे, ताकि नागपुर की जनता पानी से, इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकलेगा और जनता हाइड्रोजन के बस में बैठ के राउंड लगाएगी। वो दिन अब दूर नहीं है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। ईंधन के इंपोर्ट बिल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत करना है और सालाना करीब 50 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। अब बात उस दहशत की जो रूस की राजधानी में मौजूद इमारतों और उनकी छतों पर दिख रहा है। यूक्रेनी फोर्स मॉस्को में इतने जबरदस्त हमले कर रही है कि रूस अपनी राजधानी को बचा नहीं पा रहा। सूरत हाल ये कि अब पुतिन सेना दूसरे शहरों में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को लाकर मॉस्को में तैनात कर रही है। ये एयर डिफेंस सिस्टम गगनचुंबी इमारतों की छतों पर तैनात किए गए हैं। अब सवाल यही कि आखिर युद्ध में ज़ेलेंस्की की इतनी जबरदस्त वापसी क्यों और कैसे हो गई। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूसी शहरों की तरफ 450 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। इनमें 370 ड्रोन और 80 क्रूज मिसाइलें। यूक्रेनी फोर्स जून में अब तक रूस की डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े 13 ठिकानों को तबाह करने में सफल रही। रूस के जो 13 ठिकाने तबाह हुए हैं वो वोल्गोग्राद, रियाजन, चेबोक्सरी, मिचुरिन्स्क, नोवो मोस्कोवस्क और क्रीमिया में थे। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन बहुत ही शानदार तरीके से युद्ध लड़ रहा है। सेशल्स के आसमान में लहराता तिरंगा और पीएम मोदी के सीने पर चमकता गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन का मेडल गवाही दे रहा है कि भारत अब वैश्विक राजनीति का मूकदर्शक नहीं है, वो दुनिया की दिशा तय करने वाला विश्व मित्र बन चुका है। समंदर की लहरों से लेकर कूटनीति की गहरी बिसात तक पीएम मोदी का जलवा कैसे कायम है, इस रिपोर्ट में देखिए। समंदर की लहरों के बीच एक टापू जिसकी खूबसूरती मन मोह लेती है और उस टापू पर गूंजता भारत माता की जय का उद्घोष। ये कोई आम कूटनीतिक दौरा नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला लम्हा है। हिंद महासागर के नीले पानी के बीच बसे एक खूबसूरत द्वीप देश सेशल्स की धरती पर पीएम मोदी के कदम पड़ते ही मानो पूरा माहौल भारत माता की जय और नमस्ते भारत की गूंज से सराबोर हो उठा। शनिवार को सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया पहुंचने पर राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर खुद पीएम मोदी का आत्मीय स्वागत किया। सेशल्स ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं उस बड़ी तस्वीर की जिसे दुनिया मोदी डॉक्टर के नाम से जानती है। इस सम्मान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों का आंकड़ा 34 पहुंच गया। आखिर क्यों दुनिया के तमाम देश, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो या फिर खाड़ी के मुस्लिम देश, पीएम मोदी की झोली में अपने सर्वोच्च सम्मान डाल रहे हैं?
दरअसल इसके पीछे पीएम मोदी की सधी हुई और व्यवहारिक विदेश नीति। पीएम मोदी की विदेश नीति गुट निरपेक्षता से आगे बढ़कर सर्वपक्षीय गठबंधन की हो चुकी है। सेशल्स का ये दौरा इस बात का प्रमाण है कि भारत की महासागर नीति कितनी मजबूत है। भारत अपने पड़ोसी देशों को सुरक्षा और विकास में सबसे आगे रखकर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभा रहा है। सेशल्स में मिला यह सर्वोच्च सम्मान इस बात की तस्दीक करता है कि पीएम मोदी की विदेश नीति केवल कागजों तक सीमित नहीं, ये दिल जीतने की, भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाने की एक ऐसी यात्रा है जो निरंतर जारी है। आज भारत गरीब और विकासशील देशों का मसीहा बनकर उभर रहा है। चाहे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो या आर्थिक विकास, भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय को अपनी कूटनीति का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने सेशल्स कोस्ट गार्ड को भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल लेस्पोइर सौंपा। पीएम मोदी ने सेशल्स के नेशनल बॉटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां दुनिया के सबसे बुजुर्ग विशालकाय कछुए को अपने हाथों से खाना खिलाया। पीएम मोदी ने इस दौरान सेशल्स की संसद को भी संबोधित किया। सेशल्स के साथ राजनयिक संबंधों के 50 स्वर्णिम वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस सुनहरे मौके पर पीएम मोदी की ये यात्रा बता रही है कि नया भारत आज दुनिया का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।